दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो लाइव प्रोसेस है, चैप्टर नंबर 6, उसका एमसीक्यू, वो भी ऐसे एमसीक्यू जो सभी के सभी बोर्ड पेपर में पूछे हुए हैं। तो ये बोर्ड पेपर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो आज हम लोग इसमें टोटल 30 एमसीक्यू को पढ़ने वाले हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है क्लास 10 वालों के लिए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़िए इस चैनल से और बताइए कि उनको यहाँ पे ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ाया जा रहा है जो उनके बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे यहाँ पे एमसीक्यू बच्चों के लिए तैयार कराया जा रहा है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पे देखेंगे स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन ए में दे रहा है जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, बी में दे रहा है क्लोरोफिल, सी में दे रहा है सूर्य का प्रकाश, और डी में दे रहा है सभी, ठीक ना। तो स्वपोषी पोषण कौन करते हैं, तो मेनली तो मतलब पौधे ही करते हैं, ठीक ना। देखिए, तो स्वपोषी आप किसको बोलते हैं, मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेता हो, ठीक ना, दूसरे पे नहीं आश्रित रहता हो, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं होते हैं, ऐसे जीवों को बोला जाता है स्वपोषी, ठीक ना। तो ये पौधे आते हैं, तो पौधे फोटोसिंथेसिस करता है। अब फोटोसिंथेसिस के दौरान उसको क्या, जल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, और प्रेजेंस में क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन क्या करता है, फॉलो करता है, तीनों स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, और इस ये तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ये सभी, ठीक है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, ठीक ना। चलिए आप रिप्लाई कीजिए, ठीक ना। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। जब पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं उस दौरान भोजन का निर्माण किस में होता है, बताइए दोस्तों, कमेंट में बताइए जल्दी, ठीक ना। देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं कि जड़ में दिया है, दूसरा पत्ती में दिया है, तीसरा तने में दिया है, चौथा फूल में दिया है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा, यानी पत्ती में, ठीक ना। तो भोजन का जो फॉर्मेशन होगा फोटोसिंथेसिस के दौरान वो कहाँ होगा, तो पौधों के पत्तियों में होगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन है, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस निकलती है, किससे निकलती है, तो ऑप्शन ए में दे रहा है, देखेंगे ऑप्शन ए में दे रहा है वायु से, दूसरा दे रहा है बी में दे रहा है जल से, तीसरा दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, चौथा दे रहा है पर्ण हरिम के विखंडन से, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड दिया है पर्णहरिम के विखंडन से। तो यहाँ पे आप पता है कि जो जल है, इससे यहाँ से जल से ही क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा वो बी होगा। तो तीसरे का जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है, तो आप बताएंगे जल से, ठीक है। चलिए चौथे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना। तो क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप निम्न खाद्य पदार्थ बनाते हैं। आप सभी जानते होंगे, ठीक ना, कि पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान जो अपना भोजन बनाते हैं वो किसके फॉर्म में बनाते हैं, तो ऑप्शन ए में दे रहा है प्रोटीन, ऑप्शन बी में दे रहा है वसा, और यहाँ पे देखिए गलती से बी टाइपिंग हो गया है ना दोस्तों, यहाँ पे आप इसको सी समझेंगे, ठीक है ना, क्या ये सी है, सी, ठीक है।
मंड दे रहा है और क्लोरोफिल दे रहा है, ठीक है। तो पौधा जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो किसके फॉर्म में भोजन बनाएगा, तो मंड के फॉर्म में बनाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। पादप निम्न प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं, ठीक ना। कह रहा है कि पादप जो है, पादप मीन्स पौधा, ठीक ना। पौधा निम्न प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं, तो दे रहा वाष्पोत्सर्जन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, श्वसन द्वारा और प्रजनन द्वारा, ठीक ना। तो आपका यहाँ पे दोस्तों आप कमेंट करके बताएं। चलिए बताइए दोस्तों यहाँ पे क्या सही होगा, जरूर बताएं आप कमेंट करके कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा सही होगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा सही होगा, या ऑप्शन नंबर सी जो श्वसन द्वारा होगा या प्रजनन द्वारा होगा। तो देखिए दोस्तों, जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया है यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण द्वारा सही होगा, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। यहाँ पे जो 6वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है ग्लाइकोलिसिस, ठीक ना। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है दोस्तों कहाँ, चलिए बताइए, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, बताइए जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्तों, बताएं। आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया है कोशिका द्रव्य में, बी दे रहा है राइबोसोम में, सी दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, और डी दे रहा है अंतः द्रव्य जालिका में, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो नंबर 6 है, उसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे, 7वां जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, किसमें होती है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, बी में दे रहा है राइबोसोम में, तीसरा दे रहा है हरित लौक के ग्रेना में, और हरित लौक के स्ट्रोमा में। तो प्रकाशीय अभिक्रिया होता है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, हरित लौक के ग्रेना में, ठीक है। हरित लौक के ग्रेना भाग में प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरित लौक के स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है, हरित लौक के स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है। आप ध्यान देंगे दोस्तों, ऑप्शन ए में दे रहा है प्रकाशीय अभिक्रिया, जिसको लाइट रिएक्शन बोला जाता है, ठीक ना। बी दे रहा है अप्रकाशीय अभिक्रिया, यानी डार्क रिएक्शन बोला जाता है, तथा ए तथा बी दोनों कह रहा है, ये भी हो सकता है क्या, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, अप्रकाशीय क्रिया होता है, यानी हरित लौक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है, तो अप्रकाशीय क्रिया होती है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आप इसको अपने नोट्स में नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे और भूल जाएंगे, इसलिए दोस्तों आप पेन कापी लेकर के बैठिए और इन सारी क्वेश्चंस को नोट करते जाइए, ठीक ना। और वीडियो अब अच्छा लगा हो तो जरूर दोस्तों लाइक कर दीजिए, लाइक तो बनती है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। 9वें नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में बनते हैं, क्या बनता है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा है, आप ऑप्शन में देख रहे हैं कि ऑप्शन में दे रहा है एटीपी तथा NAD2H, बी में दे रहा है एटीपी तथा ग्लूकोज बन रहा है, सी में दे रहा है एटीपी तथा NADP.2H, डी में दे रहा है सभी। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, एटीपी तथा NADP2H का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सा विटामिन केवल जल में घुलनशील है, ठीक ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे विटामिन ए दिया है, विटामिन बी दिया है, विटामिन सी दिया है, विटामिन डी दिया है। तो आप बताएं दोस्तों, यहाँ पे सभी विटामिन है, ए डी ई बी, और भी होता है, के भी होता है, ठीक ना। तो आप बताएंगे यहाँ पे घुलनशील विटामिन कौन है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, विटामिन बी घुलनशील विटामिन होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे दोस्तों। कह रहा है यकृत किस रस को स्रावित करता है, यकृत किस रस को स्रावित करता है, ध्यान देंगे। तो ऑप्शन में दे रहा है लार, बी में दे रहा है जठर रस, सी में दे रहा है पित्त रस और डी में दे रहा है अग्नाशय रस। ठीक ना। तो आपका जो डी कह रहा है कि यकृत किस रस को स्रावित करता है, तो ध्यान देंगे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पित्त रस को स्रावित करता है। ठीक है दोस्तों। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है। तो आप ध्यान देंगे, ऑप्शन ए में दिया है प्रोटीन, ऑप्शन बी में दिया है प्रोटीन व वसा, सी में दे रहा है प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट्स, डी में दे रहा है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा। ठीक ना। तो ये आप देख रहे हैं काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रोटीन, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है स्ट्रेप्सिन एंजाइम क्रिया करता है किसके ऊपर। ठीक ना। कह रहा है कि स्ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है किसके ऊपर काम कर रहा है ना। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए में दिया है प्रोटीन, ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है वसा पर, सी दिया है स्टार्च पर और डी दिया है लवणों पर। ठीक ना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये वसा पर काम करता है। ठीक ना। जो एंजाइम होते हैं ये वसा पर काम करते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ऊर्जा की मुद्रा होती है। ठीक ना। कह रहा है ऊर्जा की मुद्रा होती है। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों, जो यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया है ना, तो यहाँ पे तनो दिया है, जड़ों दिया है, पतिया दिया है, ये सभी दिया है। ठीक ना। तो यहाँ पे पतियों की जगह पे होगा, यहाँ पे पतियों की जगह पे होगा ए टी पी। ठीक है। क्या होगा, ऊर्जा की मुद्रा जो होगी वो एटीपी होगी। ठीक ना। जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा स्टोर होता है ना, वो किसके फॉर्म में होता है दोस्तों, तो एटीपी के फॉर्म में। आप याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दोस्तों याद रखेंगे एडिनोसिन, एडिनोसिन, छोड़िए दोस्तों। ठीक ना, ये छोड़िए, आप बस याद रखिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, नोट कर लीजिए दोस्तों। ए का मतलब एडिनोसिन, टी का मतलब ट्राई और पी का मतलब फास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक ना। इसके साथ एक और मैं बता रहा हूं आपको, हो सकता है क्वेश्चन में और भी पूछ दे, एएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, यहां पे मैं बताऊं आपको कि एएमपी, ठीक ना, एएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो आप बताएंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। हो सकता है कि एक और नाम से आपसे क्वेश्चन पूछ दे, ए डी और पी। ठीक ना। ये अक्सर क्वेश्चन वैकल्पिक क्वेश्चन में पूछ दिए जाते हैं कि एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताएंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो तीनों भाइयों का नाम हमने आपको बता दिया। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट सबसे बड़का है, सबसे छोटका जो है वो है एएमपी यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, याद रखेंगे। ठीक है। चलिए तो ऊर्जा की मुद्रा क्या है दोस्तों, एटीपी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे कि फुसफुस धमनियों में अशुद्ध रुधिर चला जाता है। फुसफुस धमनियों में अशुद्ध रुधिर चला जाता है, तो ऑप्शन ए में दिया है हृदय में, बी में दिया है फेफड़ों में, सी दिया है शरीर की अग्र एवं पश्च महाधमनी में, डी दिया है दाएं आलिंद में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर
डी सही होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फेफड़ों में चला जाता है। ठीक है, मतलब फुसफुस धमनियों में अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में चला जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन ए में दिया है पल्मोनरी। क्या देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे? पल्मोनरी। बी में दे रहा है ग्रीवा, सी में दिया है पोर्टल और डी में दिया है पश्च महाशिरा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बताऊं कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वो भी क्या है? पल्मोनरी। तो कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? तो बताएंगे पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है 17 नंबर कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप इसे भी अच्छे से तैयार कर लेंगे कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे 4 हैं, यकृत, अग्नाशय, आमाशय और वृक्क। तो अमोनिया को यूरिया में चेंज करने वाला एक वो है माइका लाल, वो है क्या है? यकृत। ठीक ना, यकृत है जो अमोनिया को यूरिया में चेंज कर सकता है। बाकी इन तीनों में कोई ऐसा पावर नहीं है, ये तीनों में कहीं ऐसा पावर नहीं है कि जो ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ठीक ना दोस्तों, तो यहाँ आप देखेंगे मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है 2, ऑप्शन बी में दिया है 4, ऑप्शन सी में दिया है 3 और डी में दिया है 1। तो यहाँ पे देखेंगे कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं यानी चैम्बर। तो मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, मगरमच्छ भी होता है ना, उसमें भी 4 चैम्बर पाए जाते हैं, याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होती है। ये तो बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, ये आई होप कि आप मैक्सिमम लोग आप इसका आंसर आप लोग इसमें आंसर दे देंगे कि रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है हीम, बी में दिया है न्यूक्लिक अम्ल, सी में दिया है विटामिन सी और डी में दिया है पोटेशियम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है हीम यानी हीमोग्लोबिन, जिसको आप HB भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HB। ठीक है, HB के नाम से भी आ जाता है। तो हम बताएंगे कि हीमोग्लोबिन की वजह से जो ब्लड होता है वो लाल होता है। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि किस पदार्थ की वजह से सफेद रक्त होता है। ठीक ना, खून सफेद रंग का होता है। तो आप नाम रखेंगे, उसको बताएंगे हीमोसाइनिन की वजह से। क्या दोस्तों? हीमोसाइनिन के वजह से आप बताएंगे कि हीमोसाइनिन। ठीक ना, यहाँ पे हमको लिखने में यहाँ पे दिक्कत है हो रहा है। ठीक ना, हीमोसाइनिन हीमोसाइनिन आप याद रखेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे। चलिए 20वां जो है कह रहा है क्वेश्चन, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि केवल न्यूक्लिक तथा प्रोटीन के बने होते हैं। आप बताएंगे जीवाणु। ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों कि जीवाणु, ऑप्शन बी में दे रहा है विषाणु, ऑप्शन सी में दे रहा है क्लोरोप्लास्ट और डी में दे रहा है प्रयांश। तो आप बताएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों विषाणु। ठीक है ना, जिसको आप बोलते हैं वायरस। क्या बोलते हैं दोस्तों? वायरस। तो वायरस ऐसा है जो दोनों से बना होता है, न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन दोनों से बना होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव में वृक्क कार्य करता है। ठीक है ना, वृक्क का नाम दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा। ठीक ना, वृक्क को ही किडनी बोला जाता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक ना, ये आपके बॉडी में भी पाया जाता है। आपके जो पानी पीते हैं उसका फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? तो यही दादाजी बैठे हैं अंदर। ठीक ना, जो ये दादाजी जितना पानी पीते हैं सबका ये क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो मानव में वृक्क का कार्य करता है। ऑप्शन ए में दे रहा है श्वसन, बी में दे रहा है प्रोटीन संश्लेषण, सी में दे रहा है हार्मोन संश्लेषण और डी में दे रहा है उत्सर्जन। तो यहाँ पे देखिए श्वसन तो भले लोग करते हैं काम, प्रोटीन संश्लेषण भी भले लोग काम करते हैं, हार्मोन संश्लेषण का भी काम भले लोग करते हैं, लेकिन एक वही दादाजी जो बैठे हैं बिना मतलब के, तो ये क्या करते हैं? कचरा को साफ करने का काम करते हैं, यानी उत्सर्जन में काम करता है। ठीक है, यानी आप मानव में वृक्क का कार्य कौन करता है? वृक्क का कार्य क्या होता है? तो आप बताएंगे उत्सर्जन का होता है, कबाड़ पदार्थों को बाहर निकालना होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि पितरस का श्रावण होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे पितरस यानी पिता का श्रावण कौन करता है, ठीक ना। पितरस का श्रावण कौन करता है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है पिताशय, यकृत, अग्नाशय, आमाशय। तो पितरस का श्रावण करता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्या, यकृत, ठीक ना। कौन, तो पितरस का श्रावण यकृत करता है। और कहाँ पे जाके स्टोर होता है, तो आप बताएंगे पिताशय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 23वां नंबर क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, ठीक ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे पादप यानी पौधों में दारू क्या करता है, ठीक ना। तो बता दिए दारू क्या करता है, नशा का काम करता है ना, ठीक ना। दारू जब चढ़ जाती है तो क्या होता है, यहाँ पे वही काम है, ठीक ना। यहाँ पे भी चढ़ाने का काम किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रहा है जल का शवन, बी में दे रहा है भोजन का शवन, सी में दे रहा है उत्सर्जित पदार्थों का शवन और सभी का शवन, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हैं पादप में जल जाइलम, ज से आप याद रखेंगे दोस्तों जल, ज से आप याद रखेंगे दोस्तों क्या, जल। यहाँ पे ज से आप जल को याद रखेंगे, ठीक ना, ज से जल को याद रखेंगे, ठीक है। और जाइलम को हिंदी में दारू बुलाया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जल का शोधन कौन करता है, जाइलम करता है, ठीक है दोस्तों। यानी पौधों के पत्तियों तक जल को, खनिज लवणों को पहुंचाने वाला कौन है, जाइलम है, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा, पौधों में पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण स्थानांतरित होता है। चलिए आ ही गया, पौधों में पत्तियों तक जल लवण स्थानांतरित होता है, किसके द्वारा होता है, आखिर कौन ऐसा बैठा हुआ है कि काम करता है, ठीक ना। तो यहां पे ऑप्शन ए में दे रहा है, ऑप्शन ए में दे रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे, ठीक ना। ऑप्शन ए में दे रहा है क्या, जाइलम, यहाँ पे जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, मज्जा द्वारा और वलकुट द्वारा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सही होगा जाइलम ए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा जाइलम द्वारा, जाइलम द्वारा, ठीक है। जाइलम ही क्या करता है, काम करता है। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खाद्य पदार्थों को स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। तो आप बताएंगे, यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रहा है जाइलम द्वारा, कार्टेक्स द्वारा, फ्लोएम द्वारा और मज्जा द्वारा। दोस्तों मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं ना ये सारी चीजें, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फ्लोएम, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फल को ढोने का काम कौन करता है, तो फ्लोएम करता है, कौन करता है, फ्लोएम करता है, ठीक है। तो याद रखेंगे खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा होता है। जल खनिज लवणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो दारू के द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा, अवशोषित जल यमन घुलित लवण किस प्रक्रिया द्वारा पत्तियों तक पहुंचते हैं, ठीक ना। करा अवशोषित जल एवं घुलित लवण, यानी जो जड़ें होती हैं, जो मूल रम होते हैं, क्या करते हैं, जल को अवशोषित कर लेते हैं, खनिज लवणों को अवशोषित कर लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि किस प्रक्रिया द्वारा पत्तियों तक पहुंचाते हैं इसको, तो बताएंगे आप। यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रहा है रसाकर्षण, विसरण, सी में दिया है रसारोहण, डी में दे रहा है वाष्पसर्जन। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, रसारोहण, ठीक ना। यानी जल एवं घुलित लवण रसारोहण द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये रहा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जिसको आप बोलेंगे रसारोहण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, तो कह रहा है किसके रूप में देखेंगे, सुक्रोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, वसा के रूप में। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सुक्रोज के रूप में। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किसके रूप में होता है दोस्तों, तो सुक्रोज के रूप में होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन, प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है, यानी सबसे ज्यादा बदनाम है ऊर्जा गृह कौन कहलाता है, ठीक ना।
तो कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में क्लोरोप्लास्ट बदनाम है क्या ऊर्जागिरी के नाम से, माइटोकॉन्ड्रिया बदनाम है क्या ऊर्जागिरी के नाम से, राइबोसोम बदनाम है क्या ऊर्जागिरी के नाम से, लाइसोसोम बदनाम है क्या ऊर्जागिरी के नाम से। तो यहाँ पे देखेंगे आप दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर बी दिया है वह बदनाम है ऊर्जागिरी के नाम से, ठीक ना। पावर हाउस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, यानी प्रचलित रूप से ऊर्जागिरी कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। तो कह रहा है द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, कह रहा है जड़ों में, रंध्रों में, वात रंध्रों में, इन सभी में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जड़ों में दे रहा है, रंध्रों में दे रहा है, वात रंध्रों में दे रहा है, इन सभी में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी रंध्रों में, यानी स्टोमाटा में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, रंध्रों में, स्टोमाटा में, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर कह रहा है यहाँ पे 30वां जो अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, कह रहा है बोमेन संपुट किसका भाग है, बोमेन संपुट किसका भाग है। तो ऑप्शन ए में दे रहा है उदर का, ऑप्शन ए में दे रहा है उदर का, ऑप्शन बी में दे रहा है यकृत का, ऑप्शन सी में दे रहा है अग्नाशय का, और ऑप्शन डी में दे रहा है वृक्क का, यानी किडनी का, ठीक ना। तो बोमेन संपुट, नेफ्रॉन का आप नाम सुने होंगे, नेफ्रॉन में बोमेन संपुट पाया जाता है। और नेफ्रॉन किसका भाग होता है दोस्तों, तो वृक्क का होता है, एक किडनी का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बोमेन संपुट किसका भाग है, तो आप बताएंगे वृक्क का, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक ना। तो ये आप 30 क्वेश्चन आप अच्छे से नोट कर लेंगे अपने नोट्स में और इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे दोस्तों। देखिए अभी तो ये स्टार्ट है, मैंने आपको 30 ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जो आपके बोर्ड पेपर में जरूर मिल जाएंगे, आप इसे बिल्कुल मिस नहीं करेंगे दोस्तों। देखिए पढ़ाई दोस्तों आप मन से कीजिए, टारगेट बनाइए कि हमें 90 एबव करना है, ठीक ना, 95 लाना है हमें परसेंटेज, ठीक ना। ऐसे टारगेट बना करके पढ़ाई करेंगे तब जा करके आप अपने लक्ष्य में क्या होंगे, सफल होंगे दोस्तों। बहुत उम्मीदें हैं आपके ऊपर, आपके ऊपर इतना आपके पेरेंट्स जो पैसा खर्चा कर रहे हैं ना दोस्तों, वो किसके लिए कर रहे हैं, तो बस आपको सफल बनाने के लिए दोस्तों। अगर आपको पेरेंट्स इस दौरान आपको डांटते हैं आपकी पढ़ाई के लिए, तो आपको बुरा नहीं मानना है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। क्योंकि दोस्तों पैसे बड़ी मेहनत से आते हैं और ये पैसे पेरेंट्स आपको कहाँ से कैसे कैसे अरेंज करके देते हैं, आप कभी नहीं आंकते हैं, ठीक ना। इतना जान जाएंगे दोस्तों तो आप कभी इधर उधर कोई बदमाशियां नहीं करेंगे, आप बैठ करके पढ़ाई करेंगे दोस्तों, ठीक ना। तो प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरे उतरें, आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और बेहतर एक ही तरह से बनाया जा सकता है, बस पढ़ाई करके, मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, दिन रात एक कीजिए दोस्तों, तब आप पेपर में सफल होंगे, पेपर में बेस्ट आप नंबर लाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी ऐसे ही पढ़ाई करेंगे, आप सभी अपने पेरेंट्स को हमेशा एक ऊंचे स्तर तक अपने पेरेंट्स का नाम ले जाने की कोशिश करेंगे। और ये बच्चे का ये होना भी चाहिए, अपने पेरेंट्स के प्रति कुछ वर्क भी करना चाहिए। क्योंकि आप सोच लीजिए दोस्तों कि क्या आपके पेरेंट्स जितना आपके लिए कर रहे हैं, आप उसमें से दोस्तों 1% भी अगर कर रहे हो तो आप जरूर आप मैसेज यहाँ पे कमेंट करके बताएं दोस्तों, ठीक ना। बहुत ही अफसोस की बात है दोस्तों कि आप लोग के ऊपर आपके पेरेंट्स इतना मेहनत जी जान लगा करके पैसा कमा करके और आपके ऊपर खर्च करते हैं, क्योंकि आप इस उम्मीद से कि मेरा बेटा पढ़ेगा और काफ़ी नाम रोशन करेगा, काफ़ी आगे तक जाएगा। उनकी भी इच्छाएं हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ठीक ना। तो उनकी भी जो आगे की ये जो भविष्य है ना, जो आगे की उनकी ज़िंदगी है वो भी अच्छे से गुजर जाए आपकी इस बेहतर पढ़ाई की वजह से। तो इसलिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं पेरेंट्स के मन में आपके प्रति, अगर आप यहाँ पे बेहतर करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी ऐसे पेरेंट्स नहीं होंगे जो आपको और बेहतर करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, ठीक ना। तो अगर आप बेहतर करते हैं, आप बेहतर रिजल्ट देते हैं अपने पेरेंट्स को, तो आपको दोस्तों आपके पेरेंट्स भी आपके प्रति पूरी जागरूक रहेंगे और पैसा न होते हुए भी वो आपको कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके अरेंज करके आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे और आपको उस मंजिल तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। जय हिंद, गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।